हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी घटनाचक्र, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस डील करने वाले हैं आज अटॉर्नी जनरल और कैग के ऊपर एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ये दोनों चैप्टर के सारे जितने भी हम इससे रिलेटेड हमारे पीवाईक्यू है, इस क्वेश्चंस को हम इस डिस्कशन में कवर करेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपनी फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है डायरेक्ट हमारे अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन है। मीन्स ये चैप्टर जो है कि कुछ यहाँ पे देखिए, मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन जो है सीधे अटॉर्नी जनरल पे है, और अटॉर्नी जनरल जो है कि कहाँ मेंशन है, हमारे आर्टिकल 76 में मेंशन है। अटॉर्नी जनरल कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 76 में मेंशन है, जो कि हमारे हाईएस्ट जो है कि हमारे जो है कि यूनियन गवर्नमेंट, हमारे यूनियन गवर्नमेंट जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, उसके हाईएस्ट क्या होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं। लीगल एडवाइजर होते हैं, जो कहाँ मेंशन है, हमारे आर्टिकल 76 में, जो कि हमारे पार्ट है एग्जीक्यूटिव का। और एग्जीक्यूटिव ये हमारा पार्ट है किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मेंशन है, जो कि डील करता है यूनियन से। और एग्जीक्यूटिव में पर्टिकुलरली कौन से आर्टिकल होते हैं, 52 से 78 आर्टिकल्स में ये बात है, जिसमें 76 स्पेसिफिकली बात करता है हमारे अटॉर्नी जनरल की, जो भी एडवाइस करते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपॉन दी लीगल मैटर्स और परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज जो भी लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड होंगी। तो आइए यहाँ पे जो है कि हम देखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। इनकी क्वालिफिकेशन होती है सेम एज दी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू दी, जो कि अटॉर्नी जनरल में जो है कि हमारे जो भी सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन होती है, वही हमारे अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन होती है। और इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, इनको अपॉइंट करते हैं। तो ये कुछ मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रिलेटेड टू दी अटॉर्नी जनरल। और यहाँ पे देखिए कुछ नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस है, वो इसी से रिलेटेड है, तो इनको थोड़ा हम लोग हल्के से फास्ट मोड पे करेंगे इनको कवर क्वेश्चन को। जहां कुछ भी डिटेल होगी, अदर डिटेल इंपॉर्टेंट हैशटैग कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल होगी, मैं वहीं पे वहां ब्रीफाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बता रहा है कि हु एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर्स। यहाँ पे लीगल मैटर्स से कौन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं, तो वो अटॉर्नी जनरल करते हैं, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लॉ कमीशन के चेयरमैन का काम है। जो भी हमारे लॉ से रिलेटेड कुछ भी रिपोर्ट्स तैयार होती है, अभी तक जो है कि आई थिंक 274th लॉ कमीशन जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। तो ये जो है कि आप जो है कि अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे लेटेस्ट जो है कि लॉ कमीशन कौन सी थी। ये आपका हल्का सा होमवर्क है। एंड जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो है कि सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो कि चीफ जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को लीड करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, लीगल मैटर को एडवाइस कौन करते हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे कौन रखते हैं, ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि वही इनको अपॉइंट करते हैं। मींस हमारे जो भी अटॉर्नी जनरल होते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये होल्ड ऑफिस करते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मीन जो है कि जब प्रेसिडेंट जो है कि चाहेंगे, देखेंगे कि अगर ये काम अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उनको रिमूव कर सकते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का यही लिटरल मीनिंग होता है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन अपॉइंट करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल को, तो ये जो है कि अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो है कि अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। देन सेम क्वेश्चन, अपॉइंटेड बाय अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए मैंने इसी क्वेश्चन में बताया, हमारा आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल की बात करता है, और पहले फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, ये हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है कि आंसर सी हो जाएगा। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जानते हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। एडवोकेट जनरल जो है हमारे स्टेट में जो है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। मींस जो है यूनियन के कौन होते हैं, यूनियन के होते हैं अटॉर्नी जनरल, और स्टेट की बात हो तो स्टेट के होते हैं एडवोकेट जनरल। तो ये आप याद रखेंगे, ये मेंशन किसमें है, ये आगे क्वेश्चंस पे आएगा। तो ये आर्टिकल 165 में मेंशन है, हम आगे क्वेश्चंस पे देख लेंगे। देन सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं, ये जो है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, बस ये सबऑर्डिनेट टू दी अटॉर्नी जनरल होते हैं। मीन जो है कि सॉलिसिटर जनरल भी हमारी यूनियन गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं लीगल मैटर्स में। तो ये सबऑर्डिनेट ऑफिस बनाया गया है, जो कि सॉलिसिटर जनरल की बात करता है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो है कि आप इजीली आंसर कर लेंगे इसको, कौन होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन सेम क्वेश्चन, लीगल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन थे, अटॉर्नी जनरल, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। देन अगेन हु अमंग्स द फॉलोइंग शैल हैव द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। तो यहाँ पे क्या होगा, अटॉर्नी जनरल होंगे।
देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर एंड प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये कौन होंगे? यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में जो है कि यहाँ आंसर तो आपको पता चल गया होगा कि अटॉर्नी जनरल है, और ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है, मींस सॉलिसिटर दिया हुआ है, चीफ जस्टिस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, तो ये हमारे इनमें से कोई भी नहीं होते, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ये कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो इस बात को आप याद रखेंगे। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विद रेफरेंस टू दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल हु इज द क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यस, मैंने आपको बताया था ये जो है ये क्राइटेरिया है, जो भी अटॉर्नी जनरल होंगे वो क्वालिफाई होने चाहिए एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? Next statement is talking about कि अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू दी सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है कि अटॉर्नी जनरल जो है कि रिमूव किए जाएंगे एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जानते हैं कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस टाइप का। मीन जो है कि दोनों हाउस जो है कि एग्रीड होंगे, दोनों हाउस में इनिशिएट किया जाएगा, फिर जज के ऊपर इंक्वायरी होगी, डिस्कशन होगा लोकसभा राज्यसभा में, ये लोग उसको अप्रूव करेंगे, देन प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। पर अटॉर्नी जनरल के साथ ऐसा नहीं होता है, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था। ये क्या करते हैं? होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट तो करते हैं, पर इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं चाहे जब चाहे। तो यहाँ पे हमारा ओनली वन जो है कि आंसर होगा, सेकंड जो है कि गलत है, तो ये आप याद रखेंगे। देन इसको जो है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए आर्टिकल 76 में ये अटॉर्नी जनरल मेंशन है जो कि अपॉइंट करेंगे। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो क्वालिफाइड होनी चाहिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से, जो कि मेंशन है हमारे आर्टिकल 124 में। और ये हम जो है कि अपना नेक्स्ट चैप्टर जब सुप्रीम कोर्ट का पढ़ेंगे तो वहां इसको ज्यादा डिटेल ब्रीफ में पढ़ लेंगे। जो कि होता है क्या कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जज ऑफ द सम हाई कोर्ट फॉर द 5 ईयर, या तो एडवोकेट होने चाहिए 10 ईयर्स के लिए, एंड एमनिस्ट जूरिस्ट होने चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्राइम प्रेसिडेंट। तो ये हमारा जो है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और प्रोसीजर फॉर द रिमूवल जो है कि कोई स्टेटेड नहीं है, ये प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट्स जो है कि हमें प्रोवाइडेड है, और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है। तो ये आइए देखते हैं वन बाय वन करके हम अपने सारे जो है कि स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अटॉर्नी जनरल के बारे में कि ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि ही मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन एज द सीएम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये भी करेक्ट है। देन थर्ड कह रहा है कि ही मस्ट बी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है कि हमारी गलत हो जाएगी। ये मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट में। यहाँ पे देखिए सर्टेन प्रिविलेजेस जो है कि एंटाइटल्ड होते हैं, मींस अटॉर्नी जनरल इज नॉट दी मेंबर, मीन जो है कि वो मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट की। तो ये आपको याद रखना है। बट ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द डिस्कशन राइट, मीन जो है कि वो लोकसभा राज्यसभा में उनको डिस्कशन राइट होता है विदाउट वोटिंग राइट्स, मीन जो है कि विदाउट वोटिंग राइट्स जो है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द डिस्कशन ऑफ दी लोकसभा एंड राज्यसभा। और यूनियन गवर्नमेंट जो है कि उनको इनवाइट कर सकती है आपके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे रिसेंट का एग्जांपल लें तो जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना था, तो जो है कि अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया था लोकसभा में फॉर द लीगल एडवाइस, जो कि डिस्कशन में इंक्लूड किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये मेंबर नहीं होते हैं बट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द डिस्कशन। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ही कैन रिमूव बाय द इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे देखिए गलत है, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और रिमूव भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, क्योंकि ये ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से एक बार पॉज करके देख सकते हैं। जो कि आर्टिकल 88 जो है कि डील करता है राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल विद रिस्पेक्ट टू द हाउस। यहाँ पे देखिए उनको जो है कि प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के राइट होते हैं, और जो है कि विदाउट एंटाइटलमेंट टू दी वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये सब जो कि आप ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द अटॉर्नी जनरल। के ऊपर सर्टेन स्टेटमेंट दिए, हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट कौन कौन सी है। तो पहला स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन नेक्स्ट कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल से रिसीव एनोमिनेशन एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, जी कि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते, तो इनका जो भी कोई भी रिएमुनेशन होगा तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, ना कि पार्लियामेंट। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इज रॉन्ग। तो यहाँ से आप ब्रीफली एक बार पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। जो भी रिएमुनेशन होंगे वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि
हमारा जो है कि बात कर रहा है अटॉर्नी जनरल के ऊपर, और यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम सर्टेन स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पहली स्टेटमेंट कह रहा है ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये गलत है, यहाँ पे जो है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। तो ये चीज आप याद रखेंगे। देन जो है ही इज नॉट एंटाइटल्ड द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है, क्योंकि ये एंटाइटल्ड नहीं होते प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये खाली प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट खाली करेक्ट होगा, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको हल्का से करेक्शन बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने आपको कराया था तो यहाँ पे लॉ कमीशन की बात की थी कि चेयरमैन लॉ कमीशन, तो मैंने आपको शायद गलती से प्रोनाउंस कर दिया है कि 274 समथिंग, तो ये 274 नहीं, अभी रिसेंट में जो है कि 23rd लॉ कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मुझे वो रिपोर्ट याद आ गई थी कोई, तो यहाँ पे 23rd लॉ कमीशन जो है कि रिसेंट में फॉर्म हुई है। ये मेरे को अभी माइंड में स्ट्राइक किया, तो मैंने कहा कि इसको करेक्ट कर देता हूँ, तो सॉरी फॉर दिस, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रिसेंट जो है कि लॉ कमीशन कौन सी फॉर्म हुई है, 23rd लॉ कमीशन जो है कि 23rd लॉ कमीशन जो है कि फॉर्म हुई है, जो कि हमारे रिटायर्ड जस्टिस दिनेश महेश्वरी के चेयरमैनशिप में है। तो ये याद रखेंगे। और ये फॉर्म हुई है आपके सितंबर 1 2024 टू अगस्त 31 2027। तो ये जो है कि मेरे माइंड में तब से स्ट्राइक कर रहा था, इसलिए थोड़ा बीच बीच में पॉज हो जा रहा था, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे आई होप। देन जो है फॉर दिस डिस्क्रिप्शन, आइए हम अपने जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट्स है और हमें बताना है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउडेड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ हमारे अटॉर्नी जनरल को तो जो है कि राइट्स मिले हुए हैं कि ही विल बी पार्टिसिपेट, ही विल पार्टिसिपेट इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, बट सॉलिसिटर जनरल को ऐसे कोई भी एंटाइटलमेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन जो है सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल कंटिन्यू करते हैं, चाहे जो भी गवर्नमेंट के अंदर वो अपॉइंट हुए हो, वो रिजाइन कर दे, मतलब वो जो है कि अगर गवर्नमेंट चली जा रही है, उनका टेन्योर खत्म हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रही है, तो अटॉर्नी जनरल रिजाइन नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट गलत है, अगर ये भी गलत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने ब्रीफली आपको बता चुका हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अटॉर्नी जनरल है, यहाँ पे जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला कह रहा है कि ये टेक पार्टिसिपेट इन दी प्रोसीडिंग इन दी राज्य लोकसभा। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है टू बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट जो है कि सही है, वो जो है कि कोई भी कमेटी अगर फॉर्म हो रही है उसमें जो है कि उनको मेंबर बनाया जाता है, तो वो एक्सेप्ट होंगे। देन जो है थर्ड कह रहा है कि स्पीक इन दी लोकसभा, यस ही कैन स्पीक इन दी लोकसभा। फोर्थ कह रहा है वोट इन दी लोकसभा, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ही कैन पार्टिसिपेट एंड स्पीक इन दी लोकसभा, और एडवाइस कर सकते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मीन गवर्नमेंट हमारी यूनियन गवर्नमेंट को, बट ही कैन नॉट एंटाइटल टू वोट। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 जो है कि करेक्ट है, फोर्थ गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन दी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में अटॉर्नी जनरल जो है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सॉलिसिटर और चीफ जस्टिस नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट, ये किसके पास है, मीन जो है कि हम यहाँ सर्टेन ऑप्शन में से देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं करते हैं, चीफ जस्टिस नहीं करते, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं करते, तो यहाँ पे कौन करते हैं, अटॉर्नी जनरल के पास ये राइट है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है हु कैन अटेंड द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कौन कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल कर सकते हैं। Then again, next question, who among the following has the right to speak, otherwise take in the participate in the proceeding। तो कौन कर सकते हैं ये, और not entitled to vote है, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल इसका आंसर होगा। Then again, next question, सेम क्वेश्चन है आई थिंक, ऑफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्टिसिपेट, जो है कि नॉट अ मेंबर, तो ये अटॉर्नी जनरल है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट तो जानते हैं कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। क्या जो है कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 148 से 151 में है, जो कि अभी नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस में ये जो है कि हम कैग के बारे में डील करेंगे। इलेक्शन कमीशन जाते हैं, हमारे आर्टिकल 324 में मेंशन है, जो कि हमारे इलेक्शंस की ट्रांसपेरेबिलिटी और उसको जो है कि मैनेज करने का जो भी काम है वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर देखते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे देखिए
सीधे आंसर होगा हमारा अटॉर्नी जनरल। देन जो है कि नेक्स्ट पार्ट एज ए नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल आंसर होंगे। एंड वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉन मेंबर बोला है और हु कैन पार्टिसिपेट इन दी प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमें ऑप्शन देख के जो है कि अंदाजा लगाना होता है कि मीन्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ कहता है कि हु कैन पार्टिसिपेट इन दी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पे आइदर भी लिखा हुआ है और नॉन मेंबर भी लिखा हुआ है। तो देखिए अटॉर्नी जनरल तो ठीक होगा, चीफ जस्टिस और ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे हमें वाइस प्रेसिडेंट ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट जी जो होते हैं, ही इज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, और वो वहां पे जो है कि पार्टिसिपेशन करते हैं और ही इज द नॉन मेंबर, मींस जो है कि नॉन मेंबर नहीं है। और ऐसा क्यों सही हो रहा है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पास सर्टेन पावर होती है। हमारे स्पीकर हो गए, चाहे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हो गए, उनके पास स्पेशल प्रिविलेज पावर है। जब भी टाई अप कंडीशन होगा वोट इन दी लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिव हाउस में, तो ये लोग जो है एंटाइटल्ड होते हैं वोट के लिए एंटाइटल्ड होते हैं इन दी केस ऑफ टाई। तो ये चीज जो है कि आप याद रखेंगे। यहाँ दोनों आंसर सही होते हैं, और ऐसे आंसर होते हैं तो ये होते हैं डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, और कमीशन उनको कर देता है एलिमिनेट। तो जो है कि आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे ये दोनों ही सही है। देन जो है सॉलिसिटर जनरल इज ए, यहाँ पे जो है कि सॉलिसिटर जनरल क्या है, लीगल एडवाइजर होते हैं। ठीक, ये आप याद रखेंगे, जो कि एक सबऑर्डिनेट टू दी अटॉर्नी जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल इज द सेकंड लॉ ऑफिसर टू द कंट्री, असिस्ट द अटॉर्नी जनरल एंड हिमसेल्फ असिस्टेड बाय द सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये आप याद रखेंगे, एक अटॉर्नी जनरल होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट किए जाते हैं सॉलिसिटर जनरल से, जिनके पास बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। देन इसका आंसर होगा सी। फिर यहाँ पे 25th क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है, ये क्या होते हैं, एक लीगल एडवाइजर होते हैं, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, और कोई भी जो है कि लॉ ऑफिसर फॉर गिविंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। वो एक लीगल एडवाइजर है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवाइजेस द स्टेट ऑन द लीगल मैटर्स। तो स्टेट को कौन करते हैं, एडवोकेट जनरल करते हैं स्टेट को जो है कि एडवाइस। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। यहाँ पे देख सकते हैं 165 में जो है कि मेंशन है एडवोकेट जनरल, और अटॉर्नी जनरल किसमें मेंशन है, 76 में। सॉलिसिटर जनरल कोई आर्टिकल नहीं है, ये खाली ऑफिस सबऑर्डिनेट करते हैं इनको। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में तो हम पढ़ेंगे, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लिखा हुआ है, तो हाई कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देन जो है आप यहाँ से इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एडवोकेट जनरल की 165 में क्वालिफिकेशन में जो है कि मेंशन है, और इनके क्वालिफाई कैसे होने चाहिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो है कि अदर अदर कंडीशन है कि ही मस्ट बी एडवोकेट फॉर दी 10 ईयर्स, है ना, और जो है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए या डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए। ये सब कंडीशंस होती हैं, तो वो हम हाई कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, या आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां मैं ब्रीफ आउट कर दूंगा। देन moving to next question, who among the following is the legal advisor to the state government of India। तो यहाँ पे आंसर होगा एडवोकेट जनरल। देन ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, एडवोकेट जनरल। ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो है कि अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। क्या ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है कि कौन अपॉइंट करेंगे, ये हमारे गवर्नर करेंगे, गवर्नर अपॉइंट करेंगे इनको। प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट करते हैं, ये हमारे अटॉर्नी जनरल को करते हैं। देन आगे क्या कर रहे हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो ये गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होगा, ये अपॉइंट करेंगे कौन, गवर्नर करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे, एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एज प्रोवाइडेड इन दी सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल एप्लीकेट और एडवाइजरी जुडिक्शन एट द स्टेट लेवल। तो ये जो है कि गलत है, क्योंकि ओरिजिनल जुडिक्शन जो है कि सर्टेन केसेस के जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास जो है कि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से पॉज करके ब्रीफली पढ़ सकते हैं। और हाई कोर्ट डू नॉट हैव द ओरिजिनल एंड एप्लीकेट जुडिक्शन एट द स्टेट लेवल अंडर द आर्टिकल 143, जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट के पास नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है अंडर द आर्टिकल 143। और ये हम आगे सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे 142 होता है कंप्लीट जस्टिस का आर्टिकल होता है, 143 जो है कि जुडिक्शन हो गया, बाकी जो भी जुडिशियल ओवररीच, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर दूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कैग के क्वेश्चन होंगे कुछ। यहाँ पे देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है, और कैग में जो है कि क्या आर्टिकल 148 से 151 में ये मेंशन है हमारे, जो भी इनके कैग के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस जो है, और बाकी अदर फंक्शंस, रिपोर्ट लेट डाउन, ये सब जो है कि ये आर्टिकल, चारों आर्टिकल डील करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ आएगा, वहां हम आर्टिकल्स के बारे में ब्रीफ आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो भी हमारे कैग है वो अपॉइंटेड होते हैं किससे, वो हमारे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कैग को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टू टिल
प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन जो है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे जो है कि ये ऑफिस को होल्ड नहीं करते हैं। अगर इनको रिमूव करना है तो इनका रिमूवल प्रोसेस जो होता है, इनका रिमूवल प्रोसेस मीन्स रिमूवल ऑफ क्या जो है सेम एज दी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 148 में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कि हमारे कैग की बात करता है, जो कि अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट अंडर हिज warrant hand on seal और shall only be removed for the office like the manner of the ground of the judge of the supreme court। और क्या जो है ऑडिट करते हैं, क्या ऑडिट ऑल द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे जितने भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं उनको जो है कि ये ऑडिट करते हैं। एंड सबमिट हिज रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट फिर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट्स लेट डाउन करते हैं हमारे पार्लियामेंट में, जो कि ऑडिट जो भी रिपोर्ट होंगी स्टेट गवर्नमेंट की सबमिट करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट को, और गवर्नर ऑफ स्टेट जो है कि लेजिस्लेचर में उसको लेट डाउन करेंगे। तो जो है कि ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें जो है कि याद रहनी चाहिए। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कैग अपॉइंटेड। तो हमारे आर्टिकल 148 में जो है कि कैग का अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन रिपोर्ट्स जो है कि जो भी हमारे कैग की होती हैं रिलेटेड टू दिस अकाउंट ऑफ द यूनियन आर सबमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए पहले जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है वो रिपोर्ट, देन जो है कि आगे होगा। और यहाँ पे जो है कि एंटाइटमेंट होता है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में दिया हुआ चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो जो है कि जो भी रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी उनको जो है कि रीड आउट एंड वेरीफाई कर सकती हैं। तो ये चीजें हैं, तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। फिर प्रेसिडेंट जो है कि उसको हमारे पार्लियामेंट में लेट डाउन करेंगे, मीन जो है कि पेश करेंगे उसको। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटेटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट रिलेटेड अकाउंट यूनियन टू दी। हमारे यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट ऑप्शन में नहीं है, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट, तो यहाँ के हिसाब से आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव। वो किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑफिस ऑफ द कैग ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि हमारे आर्टिकल 148 में जो है कि क्लियरली मेंशन है कि कैग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर है, तो ये बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया होगी। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कैग जो है कि अगर हम कहें तो सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यस इट इज इंडीड अ करेक्ट स्टेटमेंट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉर्म की है अंडर द आर्टिकल 148। तो ये चीज आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि सैलरी और सर्विसेज ऑफ द कंडीशन जो है कैग की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की स्पेसिफाइड है कहाँ पे, सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कि सेकंड शेड्यूल क्या होता है हमारा, इमेल्युएट्स एंड अलाउंसेस की बात करता है। तो ये आप याद रखेंगे, इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है शेड्यूल याद करने की, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो जो है कि तुरंत ये इसको रिवाइज कर लीजिए। टी से क्या होता है टेरिटरी, एमलेट्स एंड सैलरी, अफर्मेशन एंड ओथ राज्यसभा के बारे में बात, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, ओ से अदर ट्राइब्स, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से जो है कि आपका जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से एंटी डिफेक्शन, यहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, ये हमारे टोटल 12 शेड्यूल होते हैं। तो इनको आप ऐसे क्विकली याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि बात हुई है इसकी सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडिया की, जो कि हमारे सर्विसेज और सर्विस कंडीशन बताते हैं हमारे कैग के बारे में, और अदर जो है कि मिनिस्टर ऑफिस के बारे में बताते हैं, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक एक्ट याद रख सकते हैं जो भी जो है कि अकॉर्डिंग टू दी कैग एक्ट 1971, जो भी ड्यूटीज पावर कंडीशन सर्विस एक्ट है, वो जो है कि बताती है कि कितनी सैलरी पेड होंगी, जो कि इक्वल होती है किसके, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मीन जो है कि कैग की जो भी सैलरी होगी वो इक्वल होगी किसके, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। तो ये जो है कि कन्विक्शन है पार्लियामेंट का भी, तो ये आप याद रखेंगे। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है टेन्योर ऑफ द कैग जो है कितना होता है, तो ये होता है 6 ईयर्स का। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि मोस्टली हम 5 ईयर्स में कंफ्यूज होते हैं, तो ये 5 ईयर्स नहीं 6 ईयर, और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये जो है कि या तो 6 ईयर पूरा करेंगे या तो जो है कि उनकी एज 65 ईयर्स तक के लिए वो बनाए जाते हैं। एंड ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, जो है कि वो दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 148 के सेक्शन 3 में जो है कि मेंशन है, जो कि कैग के होल्ड ऑफिस करेंगे 6 ईयर के लिए, और अटेन करते हैं जब तक 65 ईयर इज एज विच एवर इज अर्लियर, में जो है कि जो भी इनसे पहले हो जाए, या तो वो 65 साल के कंप्लीट हो जाए या तो जो है 6 साल कंप्लीट कर लें, तो उनको जो है कि टेन्योर उनका खत्म हो जाएगा और वो नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन यही है, कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो यहाँ आंसर होगा 6 ईयर्स। देन जो है यहाँ पे कह रहा है कि नॉट ट्रू अबाउट दी कैग,
तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 करेक्ट होगी, तो बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो भी सैलरी इक्वल होगी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के, तो ये भी करेक्ट है। देन कह रहा है कि क्वालिफाइड फॉर दी, ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर ऑफिस ऑफ दी आफ्टर रिटायरमेंट, तो यस ये डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। यहाँ देखिए डिस्क्वालीफाई लिखा है, मतलब कि नॉट एलिजिबल की बात हो रही है, मीन्स जो है कि फर्दर री अपॉइंटमेंट नहीं होगा इनका, इनके री अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, इसका ये मतलब है। तो जो है कि ये स्टेटमेंट सही है, और तो ये तीनों सही हो गए, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो गलत है कि ये रिमूव किए जाते हैं प्रेसिडेंट से, तो मैंने ऊपर ही बताया ये रिमूव नहीं किए जाएंगे प्रेसिडेंट से, ये रिमूव होते हैं एज द सेम मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज जैसे रिमूव किए जाते हैं तो वैसे इनको इम्पीच किया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर हियर, जिसका आप ब्रीफली एक बार पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एज द मैनर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, तो ये मैंने आपको बता दिया है, और ये सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ याद रखेंगे कैसे जो है कि रिमूव होते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूव करने का मैनर है, मीन जो है कि कन्विक्शन पास होगा, फिर वो लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस किए जाएंगे, और ये लोग जो है कि प्रूव करेंगे चार्ज को, तो फिर प्रेसिडेंट जो है उनको जो है कि उनके रिमूवल के ऑर्डर को साइन करेंगे, तब जो है कि रिमूव होंगे। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जज और कैग दोनों ही रिमूव होते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दिया और हमें बताना है क्या करेक्ट है। तो पहला करेक्ट, ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज नॉट मेयरली टू इंश्योर द लीगैलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर बट आल्सो इट्स प्रोपेरिटी, तो यस जो है ये करेक्ट है, मीन जो है कि उसकी लीगैलिटी के साथ साथ उसके जो है कि वर्चस्व को भी देखता है, मीन जो है कि वो पैसे सही से खर्च हुए हैं या नहीं, वो सही एस्टिमेट है कि नहीं, अलाउंस जितने थे मिस लिमिट में खर्च है या लिमिट से ज्यादा एक्सपेंडिचर है, या जो है कि एक्सपेंसेस ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं, मीन जो है कि बहुत ज्यादा है, तो वो सब चीजों को देखता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन कह रहा है he has to uphold the constitution law in the parliament in the financial administration, तो यस रीजन भी करेक्ट है, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि उनको जो है हमारे जो है कि कैग को, सीएजी को, कैग जो है वो जो है कि ऑल्सो नोन एज होते हैं एके पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया, मीन जो है कि पब्लिक पर्स को होल्ड करने वाले होते हैं, मीन जो है कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जा रहा है उसको ही पब्लिक पर्स बोलते हैं, और हिज दी गारंटर, गारंटर नहीं एक्स एक्सचेंजर होते हैं, एक्सक्यूजर जो है मीन जो कि चेक करने वाले, तो जो है कि इसको चेक करने के लिए इनको जो है कि अपॉइंट किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे है, दोनों ही करेक्ट है, और आज जो है कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर्टेन फंक्शंस है, इसको जो है कि आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए। ऑडिट करेंगे सारे मिनिस्ट्रीज की, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि स्टेट गवर्नमेंट के सबको जो है कि ऑडिट करते हैं, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल दी स्टेट गवर्नमेंट। ऑडिट करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर की पीएसयूज जो होती हैं, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, जिसमें गवर्नमेंट के 51% जो है कि स्टेक होल्डिंग होती है। देन अदर ऑटोनोमस बॉडीज हो गए, अथॉरिटीज हो गए, विच इज फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स, तो ये याद रखेंगे। देन अदर फंक्शन है, ऑडिट करती है रिसिप्ट ऑफ दी यूनियन और स्टेट, रिसिप्ट का मतलब जो भी पैसा आ रहा है तो उसको, बाकी ऑडिट करती है अकाउंट स्टोर और स्टॉक को, देन जो है कि कंपनीज और कॉर्पोरेशंस को, तो ये सारे जो है कि हमारे जो है कि मेनली जो है कि ऑडिट फंक्शन है। बाकी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव देखें तो जो है कि आपकी इंश्योर करेगा लीगैलिटी, रेगुलेटरी, इकोनॉमी, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू मेनली, जो कि असेसमेंट करेंगे इन सब चीजों का, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रॉपरली प्रिपेयर होनी चाहिए, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, रिप्रेजेंटेड विद द एडुकेट डिस्क्लोजर, जो कि फाइनेंशियल ऑडिट कहलाती है। देन जो है कि नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑडिट, इसमें क्या होता है, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होनी चाहिए, लॉ रूल्स रेगुलेशन मेड अंडर देयर वेरियस ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द कंप्लीट अथॉरिटी और बॉडी, मीन जो कि कोई भी ऑडिट रिपोर्ट है फाइनेंशियल ऑडिट तो करेंगे, खास साथ ही साथ जो भी फाइनेंशियली ऑडिट कर रहे हैं, तो ये नहीं कि अपने मन से कि किसी को भी फटकार लगा दी कि ये पैसा यहाँ ज्यादा क्यों खर्च है, यहाँ ज्यादा क्यों खर्च है। वो जो है कि लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन से सबको जो है विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ रेगुलेशन के अंडर होना चाहिए, जिसको कंप्लायंस रिपोर्ट कहते हैं। देन परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, जो भी एक्टिविटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है कि नहीं, इकोनॉमिकली ऑपरेट कर रही है कि नहीं, तो इस जब को परफॉर्मेंस ऑफ रिपोर्ट कहते हैं। तो ये चीजें आपको ब्रीफली याद रखनी है। आई होप इसको आप एक बार पॉज करके रीड आउट कर लेंगे तो ये जो है क्लियर हो जाएगा आपको। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कैग, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बता रहा है कि कैग जो है कि कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते, तो इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है कि आप कमेंट करिए कि 41 का यहाँ पे आंसर क्या है। देन जो है कि इसका आंसर क्या है,
जो कंट्रोल और रिसिप्ट जो है कि पब्लिक इशू में जो है कि जो भी लॉजिंग होगी वो जो है कि एक्सचेंजर के रूप में काम नहीं करता है, तो ये इसका जो है कि ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। बाकी ये तीनों फंक्शन ऊपर आप जो है कि रीड आउट करते तो ये तीनों समझ में आ जाएंगे आपको। देन इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा बात कर रहा है 42nd क्वेश्चन। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताने कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कैग टू ऑडिट दी ऑल रिसिप्ट विच आर पेएबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यस जो है कि ये आपका जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि आप याद रखेंगे, जो कि आपको याद रखना है कि ये जो है कि एक करेक्ट स्टेटमेंट की ड्यूटी ऑफ दी कैग जो है ऑडिट करेंगे सारे रिसिप्ट को विच आर पेएबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकंड जो है स्टेटमेंट कह रहा है कैग शैल हैव द अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द स्टॉक केप्ट इन एनी ऑफिस डिपार्टमेंट। तो ये भी जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कि कोई भी ऑफिस में जो है कि स्टॉक डिपार्टमेंट होंगे, ये हमारे ये वाला फंक्शन है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, कहाँ गया, इसमें जो है कि हमने यहाँ पढ़ा था जो भी अकाउंट स्टोर करेंगे तो फोर्थ जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ रेफर किया गया है इस टेबल में, तो जो है कि आप इसको देख सकते हैं। देन जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी है कैग के बारे में, जो कि बता रहा है कि पब्लिक फंड आर यूज्ड एफिशिएंटली फॉर द इंटेंडेड पर्पस विच इज इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द कैग। तो यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड, और हमें बताना है कि करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट। तो आइए, आई होप आपने क्वेश्चन इसको पढ़ा होगा कि इन इंडिया जो है कि अदर देन इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड्स मीन जो है कि पब्लिक फंड्स के अलावा आर यूज एफिशिएंटली और फॉर द इंटेंडेड पर्पस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैग मीन जो है कि पब्लिक फंड के पैसे खर्च होने के अलावा और क्या क्या हमारे कैग जो है कि इंपॉर्टेंस है, तो वो हमें बताना है और बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। तो पहला कुछ स्टेटमेंट कह रहा है कि कैग एक्सरसाइजेज जो है एक्सचेंजर कंट्रोल ऑफ द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये देखिए, जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि हमारे आर्टिकल 360 में मेंशन है, आर्टिकल किस में मेंशन है 360 में, जो कि आज तक हमारे स्टेट में जो है इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, और यार डिक्लेयर होगी नेशनल इमरजेंसी तो कैग की पावर को डाइल्यूट कर दिया जाता है। तब जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है कि जितने भी फाइनेंसेस है उसको देखती है, तो ये जो है कि गलत है। यहाँ पे कैग जो है कि इस पावर को फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ भी ऊपर नीचे खर्चा कर सकती है, लेमेंस टर्म करे तो जो है कि कैग उस पर कोई भी आपके बैरियर या जो है कि प्रोविजन नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट इसको कर देगा गलत। देन जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कैग रिपोर्ट्स ऑन द एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्टर विच आर डिस्कस बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो यस ये जो है कि करेक्ट है। मैंने बताया था जो भी कुछ भी प्रोजेक्ट या एग्जीक्यूशन होगा प्रोजेक्ट का, वो प्रोग्राम जो है कि डिस्कस करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो वो कर सकती है, जो कि मैंने ऊपर आपके क्वेश्चन में बताया था। तो ये जो है कि सही स्टेटमेंट है। देन थर्ड कह रहा है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैग रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू press charges against those who violated the law while managing public finance। तो ये भी जो है कि यूज की जा सकती है। कैग की जो भी रिपोर्ट्स हैं उसमें जो भी जो है कि मान लीजिए कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो है कि कुछ जो है कि एक्स बजट से एक्स प्लस समथिंग जो है कि वाई बजट हो गया है, वो इतने पैसे ले, तो जो है कि एज ए चार्ज जो है कि किसी भी चार्ज या लॉ को वायलेट किया गया, तो वो जो है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस रिपोर्ट को जो है कि रेफर कर सकती है। जैसे आपको एग्जांपल ले तो जो ईडी और सीबीआई हो गई, मान लीजिए कोई भी हमारी एबीसी मिनिस्ट्री है, उसमें जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उस मंत्री जो भी वहां पे फलाने एक्स मंत्री थे, उनको जो है पकड़ा गया और कहा गया कि भाई आपने ये जो है कि करप्शन किया है, वो कह रहे मना कर रहे हैं, तो सीधे वो कैग की वाली रिपोर्ट उठाएंगे इनकी मिनिस्ट्री की कि कैग रिपोर्ट में देखिए आपका लिखा हुआ है कि आपका अलॉटेड इतना था, पैसा आपने इतना खर्चा किया और काम जो है कि 0/0 सन्नाटा है। तो ये हमारे जो है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी है उसको जो है कि कैग की रिपोर्ट्स को रेफर कर सकती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे थर्ड जो है कि सही है, यहाँ पे सेकंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। एंड फोर्थ क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि व्हाइल डीलिंग विद द ऑडिट अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैग हैज सर्टेन जुडिशियल पावर फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट द लॉ। तो यहाँ पे कोई भी जुडिशियल पावर सर्टेन नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड जो है कि सेकंड और थ्री करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई जुडिशियल पावर नहीं दी जाती है। तो जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ ब्रीफली देख सकते हैं। देन जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन दी कमेंट्स ऑफ द कैग वेस्टेड विद। तो ये हमारे पार्लियामेंट के पास जो है कि पावर है, जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो है कि हमारे केस में लिखा हुआ है कि जो भी हमारी पार्लियामेंट है अल्टीमेट अथॉरिटी टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग, और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है
डिबेट एक्सटेंसिवली ऑन दीज रिपोर्ट्स, और आर्टिकल 151 के सेक्शन 1 में लिखा हुआ है जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स होगी कैग की, द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग रिलेटिंग टू ऑडिट एंड यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, जो कि लेट डाउन करेंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तो ये जो है कि यहाँ से हम देख सकते हैं जो कि ड्यूटीज एंड फंक्शन में है, तो आप यहाँ से ब्रीफली याद रखेंगे। देन मूविंग आउट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो है कि कैग जो है, यहाँ देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग को जो है कि वो करना है, तो ये आप याद रखेंगे कैग करेंगे। अगर सिर्फ पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट की मीटिंग कौन अटेंड करते हैं, तो वो अटॉर्नी जनरल आंसर होते हैं, पर यहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करते हैं कैग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए यार ड्यूटीज की बात हो रही है, यहाँ कैग की नहीं ड्यूटीज की। तो कैग की ड्यूटीज का मेंशन है, आर्टिकल 149 में मेंशन है। आर्टिकल 148 टॉक्स अबाउट देयर शैल बी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ड्यूटीज और फंक्शंस की बात है, ड्यूटीज की बात है, तो वो 149 में लिखी हुई है, तो ये याद रखेंगे आप। देन जो है मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें मैच दी फॉलोइंग करनी है, जो भी जितने भी आर्टिकल्स हैं उनसे मैच करना है। तो आइए वन बाय वन करते हैं। तो पहला जो है वो कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कैग किसमें मेंशन है, आर्टिकल 148 में। ड्यूटीज एंड पावर अभी देखा हमने, तो ये कहाँ मेंशन है, 149 में। और जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स है ये जो है कि हमने पढ़ा था, ये कहाँ मेंशन है आपका 151 में। और जो भी फॉर्म्स ऑफ अकाउंट है ये 150 में मेंशन है। तो इसका जो है कि मैचिंग आप देख लेंगे सीक्वेंस यहाँ ऑप्शन से, और यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट्स 151 में, फॉर्म्स एंड अकाउंट 150 में, 149 और 148 में जो कि अपॉइंटमेंट और ड्यूटीज और पावर लिखी हुई है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि क्या जो है अपॉइंटेड करते हैं प्रेसिडेंट, और रिमूव कौन करेगा। तो रिमूव करने के लिए भी ये प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं। बट यहाँ देखिए आंसर जो है कि एस्ट्रिक क्यों लगा हुआ है, एस्ट्रिक इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है कि कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ देखिए ऑन द एड्रेस ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी लिखा हुआ है। और ये तब होता है, मैंने आपको प्रोसीजर बताया, सेम एज दी मैनर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जज के तरह जो है कि इनको रिमूव किया जाता है, जो कि एड्रेस होते हैं बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, डिस्कस करके ये जो है कि ऑर्डर पास करते हैं और प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया, तो इसीलिए जो है कि इसको जो है कि एस्ट्रिक, इसका कमीशन आंसर ही नहीं दिया, इस क्वेश्चन को कर दिया जाता है एलिमिनेट। तो यहाँ पे आंसर देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द क्लोजेस्ट आंसर, सही तो है, पर यहाँ पे ये ऑप्शन भी है तो ये भी सही होगा। तो ये चीजें जो है हम जो है कि इसको क्वेश्चन को इग्नोर करें, या जो है कि इसमें जो है कि अटेम्प्ट ना करें, या कर भी देते हैं तो जो कई कमीशन इसको चेंज कर देता है, इसको जो है कि ऑमिट कर देता है। तो यहाँ पे आंसर जो है कि क्लोजेस्ट आंसर होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर ऑप्शन में रहता कि ऑन द एडवाइस मींस जो है कि ऑन द एड्रेस ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट देन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो है कि करेक्ट आंसर माना जाता है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि आर्टिकल 48 में जो है कि मेंशन है दिस, आर्टिकल 124 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में है। और यहाँ पे जो भी रिमूव किए जाएंगे प्रेसिडेंट आफ्टर एन डिस्कशन ऑफ दी, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि कैग के रिमूवल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। देन जो है देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हमें यहाँ पे बताना है नॉट ट्रू स्टेटमेंट क्या है, हमारे कैग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। तो इसका ध्यान रखिए, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट के बारे में बताना है हमें। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ हिज ऑफिस आर सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट नहीं होता वोट ऑफ पार्लियामेंट में, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमारे जो भी सैलरीज ये सब डिटरमाइन होते हैं वो पार्लियामेंट करता है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। देन सेकंड कह रहा है कि यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दी एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमने जाना था कि ये जो है कि फर्दर ये अपॉइंटेड नहीं हो सकते हैं आफ्टर अपॉइंट होल्डिंग ऑफिस ऑफ द कैग। तो ये स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि कैग कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इफ द मेन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर एड्रेस बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है कि यहाँ पे बोथ हाउस एड्रेस कर देंगे, देन प्रेसिडेंट इनके ऑर्डर को साइन कर देते हैं रिमूवल को। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड जो है कि करेक्ट है, फर्स्ट जो है कि रॉन्ग होता है, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। हमें बताना था कौन सा गलत है, तो ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, जिसको आप एक बार ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कैग को कह रहा है कि इज फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, तो फ्रेंड एंड गाइड ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी मीन्स जो है कि फ्रेंड है और गाइड है, मीन्स पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या काम होता है, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स एक्सपेंडिचर वो भी जो है कि मैनेज करते हैं, जो कि हमारे बजट में एक मेन रोल प्ले भी करते हैं।
तो जो है कि यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी में फ्रेंड एंड गाइड होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को हेल्प करते हैं ये। तो आप यहाँ से जो है कि देख सकते हैं, जिसको जो है कि कैग को इज द फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड भी कहा गया है ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज दी लीव टू दी कैग शैल बी वेस्ट इन दी प्रेसिडेंट। तो ये जो है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, जो कि हमारे आर्टिकल 148 में सेक्शन 3 में मेंशन है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन जो है नेक्स्ट कह रहा है कि इन विच ईयर वाज अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम दी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल टास्क ओनली रिमेन्ड कन्फाइंड टू दी ऑडिटिंग जनरल। तो ये जो है कि किस ईयर में हुआ था? तो ये जो है कि हमारा 1976 में हुआ था। मीन जो है कि जो भी हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, जो कि केम इफेक्ट फोर्स इनटू दी 1 मार्च 1976 में, यहाँ पे कन्फाइंड हुआ था टास्क जो है कैग जो है खाली ऑडिटिंग करेंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट को, मींस ऑडिटिंग दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट एंड सेपरेटिंग दी अकाउंटिंग फंक्शन। तो इनको जो है कि सेपरेट कर दिया गया था। पहले क्या होता था, ही हैड टू परफॉर्म बोथ द टास्क साइमल्टेनियसली, मीन जो है कि ऑडिट भी करते थे, फिर जो है कि अकाउंट सेपरेटिंग भी करते थे, पर बाद में जो है कि इसको सेपरेट कर दिया गया साइमल्टेनियसली। जो है कि बात पहले जो है कि दोनों टास्क करते थे, इस अमेंडमेंट के बाद ये टास्क सेपरेट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बोथ लेवल जो है कि आपके परफॉर्म करेंगे कैग। तो ये जो है कि आप आई होप थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा। देन जो है नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि सेपरेट कर दिया था कौन से फंक्शन ने, तो 1976 ने जो है कि इसको क्लियर कर दिया था। देन जो है कि अकाउंट्स ऑफ द स्टेट आर कंट्रोल बाय दी, तो यहाँ पे जो है कि अकाउंट्स ऑफ द स्टेट जो है कि कौन कंट्रोल करते हैं, ये हमारे कौन करते हैं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं, यूनियन के साथ साथ स्टेट के भी। बाकी गवर्नर, स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी और ये सब जो नहीं करते हैं, यहाँ पे कौन करते हैं, यहाँ पे सीएजी ही इसको जो है कि कंट्रोल करते हैं। देन जो है कि कहा गया हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। देखिए आपको ऊपर मैंने बताया था पब्लिक पर्स के बारे में, तो गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कौन है, जल्दी से कमेंट करिए। ये जो है कि कैग है, तो जल्दी से आप लिखिए 148 कैग। 148 कैग जो है कि कमेंट सेक्शन में आप लिखिए तो आपको याद रहेगा। देन जो है यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग जो है ऑफ इंडिया एक्ट एज दी कैसे होंगे, गार्जियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। गार्जियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस कौन है, हमारे कैग है। और यही बोल देता कौन, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जल्दी से कमेंट कीजिए गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट कौन है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कि आंसर दीजिए आप। तो देखिए आप यहाँ से जो है कि इसको ब्रीफली देख सकते हैं। देन जो है कि यहाँ पे कह रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बिकम द इंडियाज 14th कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये बताइए क्या अभी तक की जो है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कि हमारे ऑडिटर क्या है कि नहीं, क्योंकि टेन्योर होता है इनका 6 ईयर का, और ये अपॉइंट किए गए थे, आई थिंक ये अपॉइंट किए गए थे आपके 2020 में। ये जो है कि शायद यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो जल्दी से बताइए ये जो है कि हमारे अभी करंट करंट कैग कौन है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप बता सकते हैं। देन जो है हम इसका जो है कि आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये 14th हमारे जो है कंप्यूटर ऑडिटर जनरल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑफिसर दिए गए हैं और इंस्टीट्यूशन दिए गए हुए हैं, हमें मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि ऑफिसर दिए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमें मैच करना है। तो हम ये जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कैग के बारे में बात की गई है, तो कैग क्या करेंगे, फ्रेंड एंड गाइड ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को हम किससे रिलेट करेंगे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से, कि जो है कि सुप्रीम कोर्ट में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मोस्टली यही रिप्रेजेंट करते हैं। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीटिंग ऑफ द लोकसभा में पार्टिसिपेट करने के लिए कैपेबल होते हैं, और ये दिया है हमारा एक्स्ट्रा ऑप्शन, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा, कैग जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल मीटिंग ऑफ द लोकसभा। तो इसको आप कोड को मैच कर लेंगे, जिसको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ कि आप भी थोड़ा सा हल्का सा होमवर्क करते रहें। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताना है कि नॉट करेक्ट, यहाँ हमें सर्टेन ऑप्शंस में से गलत वाला बताना है ना, बाकी 3 इसका मतलब सही है। तो पब्लिक फाइनेंस स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो ये कंसिस्ट करता है क्या, एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगा, पब्लिक रेवेन्यू भी करेगा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा। ये फंक्शनिंग ऑफ द कॉमर्शियल बैंक नहीं आता है, तो पब्लिक फाइनेंस में फंक्शनिंग ऑफ द कॉमर्शियल बैंक नहीं आता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आई थिंक इस क्वेश्चन के साथ हमने अपने अटॉर्नी जनरल और कैग के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप ये जो है कि आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। इसको हल्का सा मैं थोड़ा फास्ट अप फेज में लेके चला, पर आई होप इसको जो है कि आप क्लियर कर चुके होंगे। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप कोशिश करें नॉर्मल स्पीड पे देखने की, मीन जो है कि नॉर्मल स्पीड पे देखें, क्योंकि अगर देखिए आप 1.5 तक जा रहे हैं तो मे बी इट्स ओके, बट क्योंकि मेरे खुद की स्पीड ऑफ फेज होने की वजह से, मीन जो है कि लेक्चर को थोड़ा फास्ट पढ़ाने की वजह से थोड़ा स्पीड ऑफ फेज है मेरा भी बोलने का,
अगर आप 2x पे देखेंगे तो ग्रेस्पिंग जो है कि बहुत कम होगी, आप जो है कि लेक्चर को ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी लेक्चर्स होते हैं उसको जो है कि आप नॉर्मल फेस पे ही देखें, क्योंकि इस सीरीज के साथ साथ जो है कि हम बहुत ही आगे जो है कि अपने कुछ मंथ्स में सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। घटना चक्र हो गए या जो है कि स्पेसिफिकली हमारे यूपीएससी के पीवाईक्यूज, इन सबको कवर करने वाले हैं। तो इनको थोड़ा आप नॉर्मल स्पीड पे देखने की कोशिश करें, और थोड़ा जो है कि अगर आप बहुत ही कंसंट्रेटेड और ये है तो 1.5 से ऊपर जो है कि ना जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देन जो है इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से क्वेश्चन जो है कि बहुत कम पूछे जाते हैं पर रेयरली पूछ लेते हैं। तो इसको जो है कि मैंने जो है कि देखिए इसको याद करने के लिए ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। मीन देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद करने के लिए ये बहुत सारे जो है कि हमें नाम याद रखने चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है, तो इसको जो है कि मैं आपको समझा दूंगा। तो आई होप इसके बाद जो है कि आप इस थोड़े टैकल कर लेंगे। तो जो भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है इसका मतलब सीधे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब होता है ये प्रोटोकॉल लिस्ट होती है जो भी हमारे फंक्शनरीज और अथॉरिटीज होते हैं, मीन जो है कि हमारे रैंक होल्डर्स, मीन जो है कि हमारे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मीन जो है कि यूनियन और जो है कि स्टेट में जो भी रैंक होल्डर्स हैं, मीन जो है कि जो भी डिग्नेटरीज हैं या फंक्शनरीज हैं अथॉरिटीज हैं, उनकी रैंक की एक लिस्ट जो है कि बनी हुई है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे ऊपर जो है कि प्रियोरिटी है जो है कि इनको दी गई है। तो ये जो है कि यही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहलाता है, जो कि नोटिफाई रिगार्डिंग दिस रिलीज ऑन दी 26 जुलाई 1979 में ये नोटिस के थ्रू जो है कि हमारा जो है कि निकला था गेजेटल ऑफिस में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है। तो इसका जो है कि मैंने एक क्लियर क्लासिफिकेशन बनाया है इसको याद करने का। पहला तो देखिए पहला गोल्डन रूल क्या है, पहला गोल्डन रूल आप माइंड में क्या रखेंगे, गोल्डन रूल है ये कि सेंटर बड़ा होगा स्टेट से, तो सेंटर इज ग्रेटर देन स्टेट मींस जो है कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है ऑटोमेटिकली ऊपर रहेंगे चीफ मिनिस्टर से, या कोई यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है तो वो भी चीफ मिनिस्टर से ऊपर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जज है तो वो हाई कोर्ट जज से ऊपर रहेंगे। जैसे अटॉर्नी जनरल है तो वो एडवोकेट जनरल से ऊपर रहेंगे, एडवोकेट जनरल से। देन प्रेसिडेंट है तो वो गवर्नर से ऊपर रहेंगे। तो ये सीधा चीजें जो है कि ये स्टेट और ये गोल्डन रूल से आपको याद रहना चाहिए कि सेंटर की पोस्ट हाई इन दी लिस्ट होगी, इन दी हाई इन दी लिस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। स्टेट जो है लो पे रहेगा, सेंटर से नीचे रहेगा। देन लेयर देखें तो लेयर आप देखिए ये 4 लेयर आप याद रखेंगे, ठीक, जो है कि क्या, जो भी एग्जीक्यूटिव हेड होंगे वो सारे ऊपर रहेंगे सबसे। देन लेजिस्लेचर, देन जुडिशरी, देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर बॉडीज, जो भी अदर चीजें रहेंगी। मीन जो है कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स या फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए। और इन्हीं में जो है कि आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ये लोग जो है कि इंक्लूड होते हैं। देन जो है लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर में आपके स्पीकर हो गए, चेयरमैन साहब हो गए, है ना, और कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ये लोग लेजिस्लेचर में इंक्लूड होते हैं। देन जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऊपर रहेंगे, देन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, देन हाई कोर्ट जजेस। देन इसके नीचे जो है कि और भी जो है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में बहुत नीचे आते हैं, जो कि अदर्स में जैसे जजेस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, ये लोग हो गए, तो ये लोग बहुत ही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में बहुत ही नीचे आते हैं। देन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होल्ड करेंगे या अदर बॉडीज, जैसे हमारे कंप्यूटर ऑडिटर जनरल हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, एम्बेसडर हो गए, एम्बेसीज के, आर्म फोर्सेस के चीफ हो गए। तो ये लोग जो है कि इस तरीके से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सेव किए गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे कैसे, एग्जीक्यूटिव हेड, फिर लेजिस्लेचर, फिर जुडिशरी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अदर। तो जिस जब इसको आप पढ़ेंगे एक बार तो देखिए इधर देखिए ये सारे एग्जीक्यूटिव की बात है, मीन्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स, देन चीफ जस्टिस, फिर कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। इन्हीं 7th नंबर पे देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये लोग सेम पोस्ट पे हैं। देन उसके बाद देखिए लेजिस्लेचर में देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज जो है कि एम्बेसडर आ गए, जजेस आ गए। तो इसी तरीके से फिर अटॉर्नी जनरल लोग हो गए, फिर चीफ से स्टाफ ऑफ दी फुल रैंक इक्विवेलेंट हो गए, जो भी फुल जनरल रैंक के होंगे। देन जो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्ट्रीज जो है कि क्रेडिटेड टू द इंडिया। देन चेयरमैन एंड स्पीकर जो है कि स्टेट लेजिस्लेचर की, यहाँ से स्टेट की बात होगी। तो इसी तरीके से सारे जो है कि आप एक बार जो है कि रीड आउट करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इनको देखिए इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड आउट कर लेंगे तो हम जो है कि टैकल करने की कोशिश करते हैं इनको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं इनसे। तो जो है कि इनको जो है कि एक बार रीड आउट करना है और इस क्लासिफिकेशन को याद रखेंगे। अगर ये देखिए कोई भी क्वेश्चन इससे आता है तो हमें इंटेलिजेंट गेस लगाना पड़ता है, मीन्स इंटेलिजेंट गेस लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इतने सारे नाम याद नहीं रख सकते और वो हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से सही भी नहीं है। तो आइए इसकी देखिए लिमिटेड क्वेश्चन, इसमें 5-6 क्वेश्चन है। आई होप इसको जो है कि आप अटेम्प्ट करेंगे।
जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे रिगार्डिंग पोस्ट दी हुई है 1 2 3 ऑप्शन में, हमें जो है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे लगाना है। तो हमें देखिए क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है लेजिस्लेचर, देन सॉरी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एंड देन जो है लास्ट में क्या ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अदर पोस्ट जो है कि ध्यान रखना है। तो इस ऑर्डर को जो है करते हुए हम जो है कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी पोस्ट है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, एग्जीक्यूटिव, हायर अथॉरिटी कोई नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि सबसे पहले जो है कि आ रहा है, कौन आ रहा है, हमारे जुडिशरी आ रही है, जुडिशरी आ रही है। तो वो जो है कि हमारे हायर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में रहते हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। देन उसके बाद जो है कि हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव पर लोअर एग्जीक्यूटिव के पार्ट में, मेन एग्जीक्यूटिव के पार्ट में नहीं है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नीचे होते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और देन जो है कि यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, 4 3 2 1। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हो जाएगा। इसी तरीके से जो है कि आप ये सब क्वेश्चन जो है कि आई होप अटेंड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो है कि ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। आई होप जो है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और इन सब क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, जो कि 6 ही क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ जो है कि हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं, जहां पे हमने जो है कि अपने अटॉर्नी जनरल, सीएजी से रिलेटेड और जो है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जो है कि जान लिया, और इससे जो है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो इसको हल्का सा इस चैप्टर को आप जो है कि रीड आउट करके ये जो है कि आपका क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, तो उससे हम जो है कि सारे क्वेश्चन जो है कि मोस्टली क्वेश्चन टैकल करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। सो इसी के साथ हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल पे जो है कि 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं। अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम अदर सीरीज को भी विद इन 15 to 20 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप जो है कि अपने जैसे ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है, वो भी अगर 500 सब्सक्राइबर तक हम जल्दी से रीच कर जा रहे हैं, तो हम जो है कि 15 से 20 डेज में मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, या ज्योग्राफी की सीरीज, जो कि हम घटना चक्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं यूपीएससी और स्पेसिफिकली जो यूपी पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि ऑफिशियल पेपर है, उनसे जो है कि मैं क्वेश्चंस को जो है कि प्रीवियस ईयर में डिस्कस करूं, तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो टिल देन, इसी के साथ हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो दिस साइड साइनिंग ऑफ, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।